इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। दिन के 2:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसे लेकर रोज हाजिर होते हैं हम आप सभी के समक्ष और लेकर आते हैं कुछ नई जानकारियां। तो आज इस अंक के साथ हूँ मैं कोमल भारती और मेरे साथ है निरंकार कार्य स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसके महत्व को देखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज यानी 18 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक पूसा के नास्क कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश के कोने कोने से जुड़े लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारोह में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी यहां मिलेट पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहाँ श्री होती है वहाँ समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। साथियों,
हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाजार में इंटरेस्ट पैदा करने तक हर स्तर पर काम किया गया। हमारे यहाँ 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है। मिलेट फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री भी करीब 30% बढ़ी है। अब जगह जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं। मिलेट से जुड़ी रेसिपीज के सोशल मीडिया चैनल्स बन रहे हैं। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भी सिलेक्ट किया गया है। साथियों, हम जानते हैं कि श्री अन्न उगाने वाले ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स, और कुछ लोग ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम जमीन है और उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप भी बने हैं। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। साथियों, भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की ये भावना इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है। विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। सीखने का भी हमारा इरादा है। इसलिए जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित है, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। साथियों, आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की ये ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है।
आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी ये है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता, यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। साथियों, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इस पर खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है, यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, मिलेट के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद है। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल 5-6% है। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए अचीवेबल टारगेट सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए। इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना होगा। कई राज्यों ने अपने यहां पीडीएस सिस्टम में श्री अन्न को शामिल किया है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। मिड डे मील में भी श्री अन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, खाने में नया स्वाद और विविधता जोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है इन सभी बिंदुओं पर इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा होगी और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। हमारे अन्नदाता के और हम सबके साझा प्रयासों से श्री अन्न भारत की और विश्व की समृद्धि में नई चमक जोड़ेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी आप सुन रहे थे पूसा में नास्क कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन का ये उद्बोधन। और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कहा, आज मिलेट्स ईयर का शुभारंभ उत्सव है। मिलेट्स के विषय को लेकर जब भी कोई सवाल आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उत्साह से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आज मिलेट्स उत्सव का दिन है। विश्व भर के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी उनकी उदारता पूर्वक उपस्थिति निश्चित रूप से हम सब लोगों का उत्साह वर्धन करती है। दुनिया इस बात की साक्षी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लगभग उसी मात्रा में समूचे विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति हो और विश्व के सामने जो विद्यमान चुनौतियां हैं उनका समाधान हो सके, इसके लिए भी उनका सद प्रयत्न हमेशा रहता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत की अवधारणा है
और उस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए वो अपने जीवन का एक एक पल पूरा समर्पित करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला उसके बाद देश की समस्याओं के समाधान के लिए छोटे छोटे गैप्स को भरने के लिए उन्होंने योजनाओं का सृजन किया, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। उससे भारत की निश्चित रूप से ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ी। साथ ही भारतीय विधा भारतीय योग था। प्रधानमंत्री जी की हमेशा से मान्यता रही है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी उपलब्ध करा दें, लेकिन अगर रोग बढ़ते रहेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा कम ही पड़ेंगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये कोशिश रही कि रोग कम से कम हो, इसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसलिए देश में भी स्थान स्थान पर वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ और ठीक उसी दिशा में विश्व की दृष्टि से विश्व को योग के महत्व को समझाया। और मुझे प्रसन्नता भी है और गौरव भी है कि सारी दुनिया ने प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया और योग को अपनाया। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता करते रहते हैं कि हमारे देश का और दुनिया का जो छोटा किसान है, जो वर्षा आधारित खेती करता है, उसकी ताकत बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ आज लोगों के पास खाद्यान्न की प्रचुरता तो है, लेकिन भोजन की थाली में जो पोषकता का अभाव है, उस अभाव को भी भरने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए आप सबने देखा होगा कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज और अब बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहकर इस मोटे अनाज को जो प्रतिष्ठा दी है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस श्री अन्न को भोजन की थाली में प्रतिष्ठा मिले और हमारे छोटे किसान की ताकत बढ़े, मिलेट्स की खेती प्रोत्साहित हो, मिलेट्स के उपभोग के लिए लोग आगे बढ़ें। इस दृष्टि से 2018 में मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष भर कार्यक्रम किए गए। परिणाम स्वरूप मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी और मिलेट्स की मांग भी बढ़ी। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स की विशेषता बताते हुए मिलेट्स के महत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित किया और मुझे कहते हुए गौरव है कि दुनिया के 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यूएन ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। उसका शुभारंभ आज हम सब लोग कर रहे हैं। मिलेट्स निश्चित रूप से भारत के लिए ही नहीं, समूची दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। मिलेट्स में पोषक तत्व हैं। मिलेट्स की खेती को सामान्य भूमि में किया जा सकता है। मिलेट्स की खेती में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती। जो लागत में कमी आनी चाहिए वो भी मिलेट्स की खेती से आती है। और मिलेट्स की खेती जहाँ होती है तो मिलेट्स का पौधा निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में योगदान करता है। मिलेट्स आधारित जो उत्पाद हैं उनके प्रयोग से मनुष्य की भोजन की थाली में और उसके जीवन के खान पान में जो पोषक तत्वों का अभाव है वो भी भरा जाता है। और साथ ही साथ यह मिलेट्स की खेती पर्यावरण को भी संरक्षित करने के काम में आती है। 2023 मिलेट्स ईयर है। इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में पूरी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ, अन्य संस्थाओं के साथ, आयातक निर्यातक के साथ, इंडस्ट्री के साथ, भोजन बनाने वाले महानुभावों के साथ और स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में सबने मिलकर इसको प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और आज मैं समझता हूँ कहीं भी देश में बात चलती है तो मिलेट्स की बात जरूर आती। और मुझे कहते हुए गौरव है जब इस बार भारत का बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें भी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद वह विश्व स्तरीय उत्कृष्ट संस्थान बने, इसकी भी घोषणा की गई। और मिलेट्स को श्री अन्न कहकर जो सम्मान दिया वो आप सब लोगों के सामने है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज का यह दिन और मिलेट्स ईयर 2023 यह इतिहास में हमेशा साक्षी रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज एक डाक टिकट भी और एक सिक्का भी जारी करेंगे जिससे आने वाले कल में पीढ़ियां इस बात को याद रखे कि 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। आज
मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का और विदेशों से जो हमारे मेहमान आए हैं उन सब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। अभी आप सुन रहे थे पूसा में नास्क कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस में श्री केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के उद्बोधन की कुछ अंश। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और साथियों, छोटे और सीमांत हमारे जो किसान होते हैं उनके लिए भेड़ और बकरी जो पालना होता है वो उनके लिए उनकी जीविका उपार्जन का एक प्रमुख जरिया होता है निरंकार। और जैसे ही बकरी पालन की जो सफलता है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि जो बकरी और भेड़ हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो भी हमारे किसान भाई हैं वो पशुपालन का कार्य जरूर करते हैं, और पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है वो भी इसे कर सकते हैं। और ज्यादातर किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो सही बात आपने कही कि भेड़ और बकरियां बहुत सारे किसान पाल रहे हैं, और इनमें जो बीमारियां हैं वो ना हो, इसके लिए हम क्या करें। भेड़ और बकरियों में होने वाले प्रमुख रोग और प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर SK सिंह जी को, जो पूर्व परियोजना निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। और डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आभार, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो हमारे किसान भाई हैं जो बकरियां पाल रहे हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, और इसके लिए हमारे किसान भाई भी कुछ खुद भी बातचीत करना चाहते होंगे, तो कोमल उनको पहले फोन नंबर भी बता देते हैं। जी बिल्कुल, अगर हमारे सुनने वाले इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो सीधे स्टूडियो में हमें फोन कर सकते हैं। स्टूडियो में फोन करने के लिए हमारे फोन नंबर्स आप नोट कर सकते हैं 011-2342-1081, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजिए 9868868753। जी डॉक्टर साहब, बीमारियों के बारे में। जी किसान भाइयों, एक चीज है कि भेड़ और बकरी केवल मांस के लिए पाली जाती है। तो विश्व में जो है मांस के लिए पाली जाने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें ट्रीटमेंट ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। केवल उनमें रोकथाम की जाती है, प्रबंधन किया जाता है जिससे कि उनमें बीमारियां न लगे। क्योंकि एक बार अगर बीमारियों का प्रकोप हो गया तो उसमें मांस जो है उत्पादकता बढ़ जाती है, वृद्धि बढ़ जाती है, मांस का टोटल उपज कम हो जाती है। तो विश्व में सिद्धांततः ये कहा जाता है कि मांस के जितने भी प्रजातियां हैं उनमें बीमारियों की रोकथाम। अब आपका एक प्रश्न था क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या रोकथाम के लिए किया जाना चाहिए। तो कुछ के लिए तो वैक्सीन किया जाता है, और उसमें जो है मुख्यतः सबसे जो है PPR जिसको प्लेग कहते हैं, दोनों में प्लेग नामक बीमारी होती है, तो प्लेग है। और उसके बाद जो है FMD का है। समुद्र में के किनारे जितना भी है जहाँ पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है 70-80%, वहां पे गोट पॉक्स भी बीमारी होती है, उसका भी होता है। तो 3-4 है, इंट्रोटॉक्सीमिया, FMD, PPR, ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जिनका कि वैक्सीनेशन क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक है, आपने टीकाकरण की बात की, तो टीकाकरण कब कब कराना चाहिए? 3 महीने के बाद जी। 3 महीने के बाद उनका जो जो PPR है, एक प्लेग कहा जाता है, ये 2.5 से 3 साल, एक बार आपने करा दिया तो 2.5 से 3 साल के बाद जो है वो
हो जाता है, मतलब 2.5 साल उनकी इम्यूनिटी होती है। उसके बाद जो है पहला टीका 3 महीने के बाद करा जाता है, फिर हर 6 महीने बाद उसको रिपीट किया जाता है, कुछ 1 साल बाद किया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपके इलाके में उस बीमारी की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी प्रबलता से आती है। अगर कम से आती है तो 1 साल में, नहीं तो 6 महीने में किया जाता है। इसके साथ साथ ऐसा भी है कि कुछ किसान भाई 2-4 बकरियां पाले हुए हैं और कुछ बहुत बड़ी संख्या में रखते हैं, झुंड का झुंड रखते हैं, तो क्या अलग अलग तरह की बीमारियां इनमें आती हैं? जी, एक्चुअली ऐसा है कि जब आप पशुओं को झुंड में पालते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि अकेले में नहीं होती हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, वो झुंड वाले पशुओं में या जहां बहुत संख्या में व्यावसायिक पालन करते हैं वहां होती है। और जो 1-2 पालते हैं तो प्रबंधन की कुशलता न होने की वजह से ज्यादा होती है। वहां प्रबंधन अच्छा होते हुए भी कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, जैसे अभी आपने इसका देखा प्लेग जो है, पीपीआर जो है, एक को हो गया तो पूरे फ्लॉक में हो जाता है। ये कोविड की तरह से है, वो भी वायरस है, ये भी वायरस है। उड़ के लगती है बीमारियां ये, हाँ, मतलब अपने माध्यम से लगती है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अभी मौसम चल रहा है आजकल का, सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कौन से रोग हैं जो भेड़ बकरियों को ज्यादा परेशान कर सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। किसान भाइयों, देखिए अभी क्या है कि पूरे जो है केंद्रीय भारत में, जो सेंट्रल भारत कहा जाता है, वहां पे ब्यात चल रहा होगा। आपके यहाँ बकरियों के, भेड़ के बच्चे आ रहे होंगे। तो सबसे पहले बच्चों में जो होता है ना, वो जो है कोलीबैसिलोसिस कहते हैं, इकोलाई इन्फेक्शन होता है। करीब 15-20 दिन, पैदा होने से 20-25 दिन तक उनको इकोलाई का इन्फेक्शन होता है, उससे अतिसार डायरिया होता है। लेकिन यह है कि इसको उचित प्रबंधन से, ज्ञान से रोका जा सकता है। मैं वही कह रहा था, मुख्य बात है टीकाकरण और प्रबंधन। तो प्रबंधन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, जब बच्चों में बात करते हैं तो बच्चों में ये कहा जाता है कि जो ब्यात स्थल है ना, पूरा इन्फेक्टेड हो, मतलब हाईली जो है वो स्टेलाइज्ड हो, और वहां पे बीमारियों के कीटाणु विषाणु न हो। साफ सफाई रखें। साफ सफाई जैसे आदमियों में किया जाता है वैसे जानवरों में भी किया जाता है। और खान पान कुछ खास? खान पान तो यह है कि माँ का दूध जो है बच्चों को कर देते हैं, और कम से कम 15 दिन तक देते हैं, और दिन में 3 से 4 बार पिलाते हैं, तो अपने आप उनमें इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन 15 दिन तक नहीं होती है। कोमल, बहुत अच्छी बातें चल रही थी और हम जानना चाह रहे थे बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब से, लेकिन समय की बाध्यता है। हम डॉक्टर साहब का इस बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, और अपने श्रोताओं से चाहेंगे इजाजत। सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।